हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है 9 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 9 चैप्टर की जो है ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ी थी कि हम जो है इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जो है कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो सबसे पहले कौन सी कंट्री में जो है वो आया था, वो था यहाँ पे ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हुआ था। एंड फिर हमने ये भी देखा था कि ब्रिटेन में जो है सबसे पहले वाई ब्रिटेन, राइट, ऐसा भी जो है एक यहाँ पे टॉपिक था कि वाई ब्रिटेन, ब्रिटेन में सबसे पहले जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। तो उसका भी आंसर हमने यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश की थी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको जो है ना ये चीज देखनी है कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया था, तो आप जो है हमारी प्रीवियस वीडियो को जो है चेक कर सकते हो। एंड वहां पे आपको जो है पता चल जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो यूपीएससी मेंस पे जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। डेट वाई ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में ही जो है ना सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया था, उसके क्या रीजंस थे। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी कंट्री में जो है ना सबसे ज्यादा जो मशीन्स हैं वो इन्वेंट की जाती हैं, तो वहां पे जो है यूज की जाती हैं, तो उस पीरियड को जो है ना हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो है ना कई सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं, इवन इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर भी जो है ना काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, देन उसके बाद में फिर यूरोपियन की जो कंट्रीज थी वहां पे आया था, एंड आफ्टर दैट यूएसए में, एंड फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज जो है ना वहां पे भी आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। राइट, तो इसी ही चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो है यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। राइट, तो वो टाउन्स एंड जो ट्रेड है एंड जो फाइनेंस है वो किस तरह से यहाँ पे बढ़ते हैं, राइट, इंक्रीज होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वो भी 18th सेंचुरी की। ओके, so from the 18th century, many towns in the Europe were growing in area and even in the population। तो यूरोप में जो है ना 18th सेंचुरी में कई सारे जो टाउन्स थे वो ग्रो हो रहे थे, इवन एरियाज भी उनके बढ़ रहे थे, क्योंकि कॉलोनाइजेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा था। पॉपुलेशन जो होती है, राइट, वो भी इनकी बढ़ती जा रही थी। तो आउट ऑफ द 19 यूरोपियन सिटीज हुज पॉपुलेशन डबल्ड बिटवीन द 1750 एंड 1800, वो 11 वर इन द ब्रिटेन। मीन जो है ना टोटल 19 यूरोपियन सिटीज थी जिनकी जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे डबल हो जाती है 1750 से लेके 1800 के बीच में। एंड उन 19 यूरोपियन सिटीज में से जो है ना 11 यूरोपियन सिटीज जो थी वो ब्रिटेन से बिलोंग करती थी। तो वहां पे जो है ना ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है इंडस्ट्रियल एक तरह से 18th सेंचुरी में, तो ऑब्वियसली वहां की जो पॉपुलेशन है ना वो भी यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, सो द लार्जेस्ट ऑफ देम वाज द लंदन। तो लंदन जो है वो सबसे लार्जेस्ट थी, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो लंदन जो है ना उस समय में एक तरह से कंट्री की जो मार्केट थी, राइट, ब्रिटेन की कंट्री की जो मार्केट थी ना उसका मेन हब था। डेट इज वाई जो है ना वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वन लोकेटेड क्लोज टू इट, लंदन हैड आल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। तो लंदन जो है ना इसका सिग्निफिकेंस जो है ना वो ग्लोबली था, पूरे एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है ये फेमस था उस समय में। So, by the 18th century, the center of the globe trade had shifted from the Mediterranean ports of Italy and France to the Atlantic ports of the Holland and the Britain। क्योंकि लंदन जो है ना वो उसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्यों थी, क्योंकि जो है ना ग्लोबल ट्रेड जो था, पूरा जो व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड का, उसका मेन सेंटर पहले कौन सा हुआ करता था, इटली एंड फ्रांस के जो पोर्ट्स थे ना मेडिटेरियन सी के, इटली एंड फ्रांस के जो पोर्ट्स थे पहले वहां पे हुआ करते थे, वो सेंटर हुआ करते थे ग्लोबल ट्रेड का। बट अब जो है ना ये 18th सेंचुरी में शिफ्ट हो जाते हैं किस तरफ, हॉलैंड इन ब्रिटेन के जो पोर्ट्स है ना वहां तक ये एक तरह से वो जो एक तरह से एरियाज है वो इनके सेंटर बन जाते हैं ग्लोबल ट्रेड के। डेट इज वाई जो है इसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस बन जाती है लंदन की।
सो स्टिल लेटर लंदन रिप्लेस द एम्स्टर्डम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स। तो पहले यहाँ पे क्या था कि एम्स्टर्डम जो है ना, वहां पे सबसे ज्यादा लोन्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मिला करते थे, बट फिर धीरे धीरे लंदन जो है ना वो एक प्रिंसिपल सोर्स बन जाता है लोन्स का फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो लंदन ऑल्सो बिकम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है लंदन जो है ना वो एक ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क था डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उसका भी मेन सेंटर बन जाता है। इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज के बीच में जो एक तरह से ये नेटवर्क बना हुआ था ना, एक तरह से जो इनका ट्रेड यहाँ पे होता था इन कंट्रीज का, तो उसका भी सेंटर यहाँ पे लंदन ही बन जाता है। तो जो अमेरिका एंड एशिया में जो कंपनीज व्यापार कर रही थी उनके ऑफिसेज भी लंदन में यहाँ पे बन जाते हैं। तो लंदन जो है ना वो एक उसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। एंड लंदन में जो है ना एक और काफी अच्छी चीज थी, वो ये था कि इंग्लैंड में जो है ना जैसे कि गुड्स की मूवमेंट जो थी बिटवीन द मार्केट्स वो कैसे हुआ करती थी, मीन मार्केट्स में जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से जाया करती थी। उस समय में तो शिप्स यहाँ पे हुआ करती थी, तो शिप्स के थ्रू ही, शिप्स या फिर जो रेलवेज हुआ करती थी यही मोड थे ट्रांसपोर्टेशन के। तो इंग्लैंड में जो है ना रिवर्स का एक काफी अच्छा नेटवर्क है, तो उन रिवर्स को जो है ना ये एक तरह से मूवमेंट्स के लिए काफी अच्छे से यूज कर सकते थे। तो वो भी जो है काफी हेल्प करती हैं वो रिवर्स इंग्लैंड की इन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ओके, सो अंटिल द स्प्रेड ऑफ रेलवेज, तो रेलवेज तो जो है ना फिर धीरे धीरे ही जो है ये फैलता है क्योंकि लाइंस वगैरह बिछानी होती हैं। तो वाटरवेज जो है ना वो सबसे चीपर रास्ता था इनके लिए एंड काफी फास्टर था देन दी लैंड। तो सिंस ऑल द नेविगेबल सेक्शंस जो होती ना इंग्लिश रिवर के फ्लो इनटू द सी, क्योंकि जितनी भी रिवर्स थी ना वो यहाँ पे सारी सी की तरफ जाती ही जाती थी। इंग्लैंड में जितनी भी रिवर्स थी ना वो बड़े सीज की तरफ यहाँ पे जाती ही जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना मूवमेंट्स अच्छे से हो सकती थी गुड्स की फ्रॉम दी वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री। ओके, सो बाय 1800 एटलीस्ट 1 लाख सेलर्स जो थे वो यहाँ पे कोस्टर्स पे काम किया करते थे। कोस्टर्स यहाँ पे जो कोस्टल शिप्स खड़ी होती है ना, तो वहां पे वो काम किया करते थे, राइट। एंड दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की जो बैंक्स होती है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है एक तरह से वो काफी ज्यादा फेमस हो जाती है, ये कंट्री का जो है सेंटर बन जाता है फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। सो बाय द 1784 यहाँ पे अराउंड जो है मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक से इंग्लैंड में, एंड जो कि यहाँ पे व्यापार को काफी सपोर्ट कर रही थी, लोग यहाँ से लोन ले सकते थे। एंड ड्यूरिंग द 10 ईयर्स यहाँ पे फिर उसके बाद के जो 10 साल थे ना, 1784 के बाद के 10 साल जो थे, तो उस समय में जो बैंक्स की मात्रा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इवन जो है ट्रिपल हो जाती है। So by the 1820s, there were more than 600 banks in the provinces. तो 600 बैंक्स जो थी वो यहाँ पे प्रोविंसेस में थी 1820s की अगर हम बात करें, एंड ओनली लंदन में 100 बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल थी, राइट। तो क्या था यहाँ पे, जो भी बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो सभी जो है ना अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को इन्हीं बैंक से जो है वो इजीली पूरा कर सकते थे। So, the industrialization that occurred in the Britain from 1780s to 1850s is explained partly by the factor described above. तो आप जो है ना आपने जो भी फैक्टर्स यहाँ पे पढ़े हैं कि ब्रिटेन में जो है किस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो वो तो आप जो है काफी हद तक समझ भी चुके होंगे जो चीजें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी हैं या फिर अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हैं। सो मैनी पुअर पीपल फ्रॉम द विलेजेस अवेलेबल टू द वर्क इन द टाउन्स, तो ये भी आप देख चुके हो कि जो है ना यहाँ पे इनकी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी आ चुका था, राइट। तो आप जो है ना कई सारे बड़े बड़े जो लैंडेड पर्सन होते हैं उन्होंने अपने आसपास की जो लैंड थी वो भी यहाँ पे खरीद ली थी, जिसकी वजह से अब जो लैंडलेस लेबर थी ना उनके पास काम नहीं था, तो वो कहाँ पे चले जाते, वो टाउन्स में चले जाते हैं। तो टाउन्स में उन्हें जो है फैक्ट्रीज में इजीली काम मिल जाता था। तो फिर जो है जो फैक्ट्रीज वाले हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उनके पास एक तरह से लेबर अवेलेबल थी। तो एक तो ये भी वजह थी कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। दूसरा यहाँ पे बैंक्स थी, बैंक्स भी अवेलेबल थी जो कि इजीली यहाँ पे लोन्स वगैरह दे देती थी इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए। दूसरा यहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो वो भी यहाँ पे काफी अच्छे से अवेलेबल थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से जो है ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हुआ था। तो आप जो है ना कुछ और भी फैक्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो वो 2 न्यू फैक्टर्स कौन से थे? एक तो ये 3 फैक्टर्स तो हमने ये पढ़ लिए हैं, 2 न्यू फैक्टर्स जो है वो कौन से हैं? वो ये था अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल ड्रामेटिकली। तो यहाँ पे जो है ना फोर्थ वन जो है वो कौन सा हो गया? 3 तो हम ये पढ़ चुके हैं, 3 रीजंस। फोर्थ वन ये हो गया कि टेक्नोलॉजी आपकी, राइट, टेक्नोलॉजी जो है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट हो चुकी थी। एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है ना नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो भी क्रिएट हो जाता है। फिफ्थ ये कि रेलवे जो है, राइट, वो इनका जो है काफी अच्छे से एक्सपेंड हो जाता है इस समय तक। तो इन 5 फैक्टर्स की वजह से जो है ना यहाँ पे ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो इन 2 फैक्टर्स के बारे में जो है, फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर टेक्नोलॉजी एंड रेलवे के बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इन बोथ द डेवलपमेंट्स, ये जो दोनों डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई थी, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, रेलवे की डेवलपमेंट होगी, तो अगर आप डेट्स को अच्छे से जो है पढ़ें तो वन विल नोटिस दैट देयर इज अ गैप ऑफ फ्यू डिकेड्स बिटवीन द डेवलपमेंट। मीन जो है ना यहाँ पे जब डेवलप हुई थी ये टेक्नोलॉजी एंड उसका यूज जब होना यहाँ पे यूज हुआ था ना, उसके बीच में जो है ना हमें डेट्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। सपोज यहाँ पे एक साल में एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1801 में जो है ना यहाँ पे रेलवे जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी। बट एक्चुअल में इसका जो यूज है ना वो कब किया था लोगों ने? वो 1810 में जाके जो है इसका यूज करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमें जो है ना काफी ज्यादा गैप मिलता है बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इट्स यूज, राइट। तो इसके बीच में हमें काफी जो है एक तरह से गैप जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इनोवेट हुई तो लोगों ने उसे उसी टाइम में यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लोग जो है ना उसे इमीडिएटली यूज करना नहीं स्टार्ट करते हैं। इसी की वजह से हमें जो है ना ये गैप देखने को मिलता है बिटवीन द इनोवेशन एंड इट्स यूज, राइट। सो ओवर 26,000 इन्वेंशंस जो है ना वो 18th सेंचुरी में रिकॉर्ड की गई हैं। इतनी ज्यादा इन्वेंशंस उस समय में हुई थी एंड मोर देन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 1782 से लेके 1800 के बीच तक जो है ना, इस पीरियड के बीच में यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा इन्वेंशन यहाँ पे हुई थी। ओके, सो वी शैल डिस्कस द 4 मेजर चेंजेस। तो हम जो है ना 4 मेजर चेंजेस देखेंगे जिसकी वजह से एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस यहाँ पे आए थे। आयरन इंडस्ट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्पिनिंग एंड वीविंग जो होता है कॉटन का वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। स्टीम पावर जो है वो डेवलप होती है एंड रेलवेज जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये चारों चीजें हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो है 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो है ना ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड फिर देखेंगे 1 बाय 1 की जो है ना और कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आते हैं, या फिर एक तरह से कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे हमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इन्वेंशंस यहाँ पे हुई थी। तो वो सारी चीजें हम जो है ना 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव